कल की क्लास में हमने 2 मौलिक अधिकार पूरे कंप्लीट कर लिए थे। आज जो है हम तीसरा मौलिक अधिकार पढ़ेंगे और वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। पहला प्रश्न तो यही है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार किन अनुच्छेदों में है, तो आपको यहाँ पर आंसर करना है 23 एंड 24। आगे मेरे पास समझ। सबसे पहले हम अनुच्छेद 23 को डिस्कस करते हैं। तो अनुच्छेद 23 में 2 बातें लिखी गई है। पहला लिखा है मानव दुर्व्यापार, मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का निषेध, बलात् श्रम का निषेध। ओके, अब यहां पर आपको ध्यान रखना है इस मानव दुर्व्यापार में 4 शब्द शामिल है। कितने शब्द हैं? 4। पहला है मनुष्य का अनैतिक व्यापार, मनुष्य का अनैतिक व्यापार। दूसरा यहां पर जो शब्द शामिल है वो है महिलाओं और बच्चों की वस्तु के समान खरीद बिक्री, बच्चों की वस्तु के समान खरीद बिक्री। तीसरा प्रोविजन जो यहां पर लिखा है देवदासी, और चौथा यहां पर लिखा है दास। क्या लिखा हुआ है? दास। अब देखिए, अगर आप ऊपर से पढ़ेंगे तो केवल आप ही पढ़ेंगे आर्टिकल 23 में क्या लिखा हुआ है, मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम का निषेध। पर एग्जामिनर अगर स्मार्ट हुआ तो आपसे ये प्रश्न पूछ सकता है महिलाओं और बच्चों की वस्तु के समान खरीद बिक्री पर रोक लगाने वाला भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद? हमें लगेगा कि ये तो कहीं पर है ही नहीं, शायद पेपर में गलत प्रश्न छप गया है, आउट ऑफ सिलेबस आया है। पर ऐसा नहीं है, इस मानव दुर्व्यापार में ही ये 4 शब्द शामिल है। अब एक और वर्ड आया है बलात् श्रम। इस बलात् श्रम का मतलब क्या है? बलात् श्रम को आप हिजारी प्रथा भी कहते हैं। इसका मतलब होता है किसी व्यक्ति से जबरन कार्य करवाना, जबरन कार्य करवाना और बदले में वेतन नहीं देना या फिर उसे कम वेतन देना, इसे हम क्या कहते हैं? बलात् श्रम। और इस बलात् श्रम पर रोक लगाने वाला अनुच्छेद भी कौन सा है? 23। अब आप मुझे एक चीज बताइए, क्या केवल भारतीय संविधान में ऐसा लिख देने से हो जाएगा क्या? नहीं, आपके नए जमाने के ऐसे प्रश्न भी बन सकते हैं कि इससे संबंधित कौन से कानून संसद ने पारित किए हैं। तो संसद ने इस अनुच्छेद 23 को लागू करने के लिए कई प्रकार के कानून पारित किए, जैसे कि खान अधिनियम, बंधित श्रम अधिनियम, कारखाना अधिनियम, ऐसे कंपनी अधिनियम, ऐसे कई कानून हैं जो अनुच्छेद 23 को लागू करने के लिए संसद ने लागू किए हैं। आगे मेरे बात समझ में? दोनों प्रोविजन आपको ध्यान रखना। तो पहले आप ये लिख लीजिए एक बार अनुच्छेद 24 की कि इसमें क्या लिखा हुआ है सर। तो इसमें लिखा हुआ है सर बाल श्रम का निषेध। क्या लिखा हुआ है बेटा? बाल श्रम का निषेध। देखिए, हमने पहले 21A पढ़ा था, उसमें क्या लिखा हुआ था? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार। यानी कि आर्टिकल 21A में जिस आयु वर्ग का उल्लेख हुआ है वो कौन सा आयु वर्ग है? 6 से 14। यहां पर आपको ध्यान से समझना है, यहां पर लिखा हुआ है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक उद्योगों में नहीं लगाया जा सकता। तो बढ़िया प्रश्न हो सकता है कि आर्टिकल 24 में किस आयु वर्ग का उल्लेख हुआ है? तो 14 वर्ष से कम। अब यहां पर भी वही बात है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिख देने से हो जाएगा क्या? जी नहीं। तो यहां पर ध्यान रखना, इस अनुच्छेद 24 को लागू करने के लिए संसद ने बाल श्रम निषेध कानून, बाल श्रम निषेध कानून 1986 पारित किया, जिसमें 2016 में संशोधन भी किया गया। 2016 में क्या हुआ था? संशोधन भी किया गया, और संशोधन करके यह प्रावधान किया गया कि बालक अपने पारिवारिक कार्यों में मदद करवा सकता है। तो ध्यान रखना, बढ़िया प्रश्न बन सकता है। अनुच्छेद 24 को लागू करने के लिए संसद ने किस कानून को पारित किया?
बाल श्रम निषेध कानून 1986। अनुच्छेद 24 में किस आयु वर्ग के बालकों का उल्लेख हुआ है? तो 14 वर्ष से कम। कर लोगे यहां तक हो जाएगा, लिख लीजिए फटाफट से। नमस्कार, वेलकम बैक। कल तक हमने 3 मौलिक अधिकार पूरे कंप्लीट कर लिए थे। आज जो है हम चौथा मौलिक अधिकार पढ़ेंगे और वो है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार। क्या पढ़ेंगे बेटा? धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार। पहला प्रश्न तो यही है कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार कहां से कहां तक है? तो आपको यहां पर आंसर करना है 25 से 28 तक है। कहां से कहां तक है? 25 से 28 तक। और जो पहला अनुच्छेद 25 है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें कई बातें लिखी गई है। सेकंड ग्रेड, आरएस, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में यहां से प्रश्न पूछे गए हैं। ध्यान से सुनिएगा। अनुच्छेद 25 में क्या लिखा है कि भारत में किसी भी नागरिक को किसी भी धर्म को मानने, अपनाने, प्रचार करने एवं अंतःकरण की स्वतंत्रता। क्या लिखा हुआ है? किसी भी धर्म को मानने, प्रचार करने और अंतःकरण की स्वतंत्रता। अब देखिएगा, यहां से प्रश्न पूछा गया था सेकंड ग्रेड के अंदर कि अंतःकरण की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? राइट आंसर क्या था? 25। आप मुझसे एक प्रश्न पूछ सकते हैं कि सर ये अंतःकरण होता क्या है? तो देखिए, आपको पता है मंदिर में पुजारी होते हैं, मस्जिद में मौलवी होते हैं, है ना, चर्च में जो भी होता है आपके पादरी वगैरह होते हैं, उनके द्वारा जो भी धार्मिक कार्य किए जाते हैं, है ना, जैसे कि पुजारी जो है वो पूजा अर्चना करते हैं, ये सभी जो कार्य हैं ये किसके अंतर्गत आते हैं? अंतःकरण। और अंतःकरण की स्वतंत्रता कौन से अनुच्छेद में है? 25 में। रुकिएगा, एक और बात यहां पर लिखी हुई है, लोक व्यवस्था पर ये सभी जो स्वतंत्रताएं हैं किस आधार पर है? आगे लिखा हुआ है स्वास्थ्य, सदाचार, लोक व्यवस्था, कानून व्यवस्था इत्यादि के आधार पर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हाँ, भारत में कोई भी नागरिक किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकता है, अपना सकता है, प्रचार कर सकता है, पर उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए, दबाव नहीं होना चाहिए, जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए, उसका स्वास्थ्य एकदम सही होना चाहिए। तो ये ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 25 पर रोक लगाने वाले आधार कौन से हैं? ये 4 आधार है। और यहां से आपके आरएस प्री में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि अनुच्छेद 25 पर रोक लगाने का कौन सा आधार नहीं है। ठीक है, उसमें एक ऑप्शन दिया गया था मानववाद, तो मानववाद का उल्लेख यहाँ पर नहीं है। आगे बात समझ में? तो ये एक बढ़िया प्रश्न हो सकता है, ध्यान रखना। अनुच्छेद 25 किसी भी नागरिक को किसी भी धर्म को मानने, अपनाने, प्रचार करने और अंतःकरण की स्वतंत्रता है, लेकिन स्वास्थ्य, सदाचार, लोक व्यवस्था, कानून व्यवस्था इत्यादि के आधार पर। आगे बात समझ में? नोट डाउन कर लीजिए प्लीज, लिखिएगा अनुच्छेद 25। 26 बड़ा सिंपल है। इसमें लिखा है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता कहने का मतलब है मैनेजमेंट की स्वतंत्रता। ये कौन से अनुच्छेद में लिखी गई है? 26 में लिखी गई है। आगे मेरी बात समझ में? तो ये तो बड़ा सिंपल है। अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद 27 की। अनुच्छेद 27 में 2 बातें लिखी है। पहली बात तो ये लिखी है भारत में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का धार्मिक कर और अनुदान देने के लिए बाध्य नहीं है। अनुदान देने के लिए बाध्य नहीं है। और एक बात और यहां पर लिखी है कि जो धार्मिक कर और अनुदान होगा वो कर मुक्त होगा, यानी कि टैक्स फ्री होगा। अगर आप धार्मिक अनुदान करते हैं तो उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। आगे बात समझ में? पहली बात तो ये कि आप धार्मिक कर और अनुदान देने के लिए बाध्य नहीं है। दूसरी चीज, जो धार्मिक अनुदान आप करते हैं वो टैक्स फ्री होगा। क्लियर है? एनी डाउट अबाउट इट?
चलिए प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। इसे रिपीट कर देता हूं। 25 में क्या लिखा हुआ है? भारत में कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मानने, अपनाने, प्रचार करने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र है। 26 में धार्मिक कार्यों के मैनेजमेंट की स्वतंत्रता है। 27 में लिखा है कि भारत में कोई भी नागरिक किसी भी प्रकार का धार्मिक अनुदान देने के लिए बाध्य नहीं है, और जो धार्मिक अनुदान होगा वो कर मुक्त होगा। आगे बात समझ में? अब सर आर्टिकल 28 में क्या लिखा हुआ है? इससे एक बढ़िया प्रश्न बन सकता है, कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। आर्टिकल 28 में लिखा है भारत की विधि पोषित किसी भी संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, वहां पर किसी भी प्रकार से रिलीजियन एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करवाई जाएगी। अब आप लोगों के मन में एक प्रश्न आ सकता है, और वो प्रश्न ये है कि सर जो मदरसे होते हैं, है ना, वो भी तो गवर्नमेंट के द्वारा ही स्टेब्लिश किए जाते हैं, और वहां पर तो धार्मिक शिक्षा दी जाती है, तो फिर ये कैसे पॉसिबल है? तो एक्चुअल में ध्यान रखना है, मदरसों में दी जाने वाली जो धार्मिक शिक्षा है वो अनुच्छेद 28 का एग्जाम्पल नहीं है, वो अनुच्छेद 30 का एग्जाम्पल है, जो हम आगे पढ़ेंगे, जहां पर लिखा हुआ है अल्पसंख्यकों के शिक्षण संस्थानों की स्थापना और उन पर प्रशासन करने का अधिकार। तो ध्यान रखना, मदरसों में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा अनुच्छेद 28 का उदाहरण नहीं है, वो अनुच्छेद 30 का उदाहरण है। मेरी बात अगर आपको समझ में आ गई हो तो बोलो हाँ, तो राजा बेटा लिखो फटाफट से। अल्पसंख्यकों के हितों के अधिकार जो कि दो अनुच्छेदों में लिखे हुए हैं, 29 और 30 में। एक बात आपको यहां पर ध्यान रखनी है, और वो ये है कि मूल रूप में यहां पर लिखा हुआ था शिक्षा एवं संस्कृति के अधिकार। क्या लिखा हुआ था? शिक्षा एवं संस्कृति के अधिकार। परंतु अल्पसंख्यकों की बात होने के कारण इसे क्या कहा गया? अल्पसंख्यकों के हितों के अधिकार। आगे बात समझ में? अब जब हम अल्पसंख्यकों के बारे में पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको यह ध्यान होना चाहिए कि सर अल्पसंख्यक होते क्या है। तो देखो, अल्प का मतलब क्या होता है? कम, और संख्या का मतलब नंबर, यानी कि ऐसी जाति या ऐसा समुदाय जिसकी संख्या कम है उन्हें हम क्या कहते हैं? अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक संरक्षण अधिनियम के तहत, है ना, ये ध्यान रखिएगा, मुस्लिम, सिख, फारसी, ईसाई, बौद्ध, इन 5 समुदाय को किस श्रेणी में रखा गया था? अल्पसंख्यक की श्रेणी में रखा गया था। पर आपको ध्यान रखना है, इसमें संशोधन करके एक और समुदाय शामिल किया गया, जो कि है जैन समुदाय। तो प्रेजेंटली अगर हम बात करते हैं तो 6 ऐसे समुदाय हैं जो किस श्रेणी में आते हैं? अल्पसंख्यक की श्रेणी में आते हैं। आगे मेरी बात समझ में? अब आप कहेंगे कि सर इनको मापा कैसे जाता है, कैसे डिसाइड किया जाता है कि कौन सा समुदाय अल्पसंख्यक है, कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर मापने का पैमाना है भारत की जनसंख्या। ऐसा समुदाय या ऐसी जाति जिसकी कुल जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का 50% भी नहीं है, वो किस श्रेणी में आते हैं? अल्पसंख्यक। और मैं आपको बता ही चुका हूं कौन कौन से ऐसे समुदाय हैं जो अल्पसंख्यक की श्रेणी में आते हैं। तो मुस्लिम है, सिख है, फारसी है, ईसाई है, बौद्ध है, और एक संशोधन करके शामिल किया गया जैन समुदाय। आगे मेरी बात समझ में? अब बात करते हैं सबसे पहले आर्टिकल 29 की। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है अल्पसंख्यकों की लिपि, भाषा एवं संस्कृति का संरक्षण। ठीक है, अल्पसंख्यकों की लिपि, भाषा और संस्कृति का संरक्षण। अब पेपर में बढ़िया प्रश्न सेट हो सकता है कि अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के किसके संरक्षण का प्रावधान नहीं है, तो कोई भी एक ऑप्शन डाल सकता है, रीति रिवाज वगैरह, जो भी वेशभूषा, कुछ भी डाल सकता है। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है।
यहाँ पर तीन के संरक्षण की बात की गई है, लिपि, भाषा और संस्कृति। साथ ही साथ में 30 पहले भी समझा चुका हूं, तो यहाँ पर बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 30 में क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर लिखा हुआ है अल्पसंख्यकों के शिक्षण संस्थानों की स्थापना, शिक्षण संस्थानों की स्थापना और उन पर प्रशासन करने का अधिकार, और उन पर प्रशासन करने का अधिकार। अब ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम्पल की बात करते हैं, उदाहरण की बात करते हैं, तो जैसे मदरसों में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा, आपको ध्यान रखना है मदरसों में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा किस अनुच्छेद का उदाहरण है? तो आपका आंसर होना चाहिए आर्टिकल 30। क्या होना चाहिए? आर्टिकल 30। मेरी बात समझ में आ गई आपको? आजकल पेपर में डायरेक्ट प्रश्न नहीं बनते हैं, आपको ऐसे पूछेंगे मदरसों में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा उदाहरण है, एग्जाम्पल ऐसे दे देंगे और फिर ऑप्शन दे देंगे 28, 29, 30, 32। तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए? 30। समझ में आ गई बात? तो नोट डाउन कर लीजिए दोनों अनुच्छेद फटाफट से, ठीक है। 6 जिसमें लिखा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या लिखा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और ये लिखा गया है आपका अनुच्छेद 32। किसमें लिखा गया है? अनुच्छेद 32। ध्यान से मेरी बात को समझना, इधर देखो, आपको ये ध्यान रखना है पिछले हमने जो 5 मौलिक अधिकार पढ़े हैं, उन 5 मौलिक अधिकारों की रक्षा करने वाला ये अपने आप में एक मौलिक अधिकार है, और इसी वजह से भीमराव अंबेडकर साहब ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। क्या कहा है? संविधान की आत्मा। अब आप कहेंगे कि सर 5 मौलिक अधिकारों की रक्षा कैसे कर रहा है? तो आप मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर भारत के किसी भी नागरिक का किसी भी मौलिक अधिकार का हनन होता है, तो वो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में समुचित प्रक्रिया के तहत अपील कर सकता है। आगे मेरी बात समझ में? तो 5 मौलिक अधिकार जो भी हमने पढ़े हैं, उनमें से अगर किसी भी मौलिक अधिकार का हनन होता है, तो अनुच्छेद 32 के तहत व्यक्ति कहां पर अपील कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। और इसी कारणवश भीमराव अंबेडकर साहब ने अनुच्छेद 32 को क्या कहा है? संविधान की आत्मा। मैं यहाँ पर एक और प्रश्न आपसे चर्चा करना चाहता हूं। देखिए, अगर कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाना चाहता है, तो क्या वो हाई कोर्ट में भी अपील कर सकता है क्या? जी हाँ, बिल्कुल कर सकता है। और अभी पेपर का नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा है, पर कंपटीशन पेपर में पूछा गया था किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों का हनन होने पर व्यक्ति हाई कोर्ट में अपील कर सकता है? तो राइट आंसर आपका होता है अनुच्छेद 226। क्या है? अनुच्छेद 226। याद रहेगा, 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है, और 226 के तहत कहां पर अपील कर सकता है? हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। और मैंने अपनी प्रीवियस क्लास में आपको पहले कई बार बताया है कि और किसी भी मामले में व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं कर सकता है, पर मौलिक अधिकारों का हनन होने पर व्यक्ति सीधे कहां पर अपील कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। कौन से अनुच्छेद के तहत? 32 के तहत। और 226 के तहत कहां पर अपील कर सकता है? हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। एक तो बात है ये। दूसरी बात यह है, मौलिक अधिकारों का हनन होने पर आर्टिकल 32 के सब क्लोज 2 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रीट जारी कर सकता है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की रीट जारी कर सकता है। और यहां पर आपके सुमेलित करों में बहुत बढ़िया प्रश्न बन सकते हैं। देखो, एक तरफ आपको रीट का नाम दिया जा सकता है, दूसरी तरफ लैटिन नाम दिया जा सकता है, और कहा जा सकता है सुमेलित करो। या हो सकता है एक तरफ आपको लैटिन नाम दिए जा सकते हैं, दूसरी तरफ इनके शाब्दिक अर्थ दिए जा सकते हैं, और कहा जा सकता है सुमेलित करो। या फिर इंडिविजुअल भी कई प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। तो मेरी बात को ध्यान से सुनना। 5 प्रकार की ये जो रीट है, कौन कौन सी है? तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रीट का नाम। 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है, रीट का नाम, दूसरा लैटिन नाम,
और तीसरा होता है आपका शाब्दिक अर्थ। पहली जो रीट है इसका नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। और इसका लैटिन नाम होता है हेबियस कार्पस। क्या होता है? हेबियस कार्पस। शाब्दिक अर्थ होता है से शरीर न्यायालय में प्रस्तुत करना। क्या होता है? से शरीर न्यायालय में प्रस्तुत करना। आगे मेरी बात समझ में? यह रीट उस व्यक्ति के विरुद्ध लाई जाती है जिसको बंदी बनाकर रखा गया है कि 24 घंटे के अंदर कहां पर प्रस्तुत किया जाए? न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए। दूसरी रीट जो है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसका नाम है परमादेश। क्या है? परमादेश। इसका लैटिन नाम है मेंडामस। क्या है? मेंडामस। और इसका शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। क्या है? हम आदेश देते हैं। ध्यान से मेरी बात को सुनना, यहां से आपका इंडिविजुअल एक प्रश्न पूछा जाता है। ये परमादेश जो रीट है ये किसी निजी व्यक्ति या निजी संस्था के विरुद्ध नहीं लाई जाती है, ये लाई जाती है पूरी सरकार के विरुद्ध। किसके विरुद्ध? पूरी सरकार के विरुद्ध। तो आपसे पेपर में प्रश्न पूछा जा सकता है ऐसी कौन सी रीट है जो पूरी सरकार के विरुद्ध लाई जाती है, इसका नाम क्या है? परमादेश। या यूं भी पूछ सकता है कौन सी ऐसी रीट है जो निजी व्यक्ति या निजी संस्था के विरुद्ध नहीं लाई जाती है, तो नाम क्या होगा? परमादेश। आपने कई बार देखा है, आजकल तो ट्रेंड भी चल रहा है, कोई भी पेपर होता तो रीट लगा दी जाती है। वो जो रीट है वो कौन सी रीट है? परमादेश। उसमें जो हमारी न्यायपालिका है वो सरकार को आदेश देती है कि हम आदेश देते हैं कि पूरे मामले की क्या की जाए? जांच की जाए। आगे बात समझ में? तो ये रीट पूरी सरकार के विरुद्ध लाई जाती है, निजी व्यक्ति या निजी संस्था के विरुद्ध नहीं लाई जाती। समझ में आगे बात? तीसरी जो रीट है इसका नाम है अधिकार परीक्षा। क्या नाम है? अधिकार परीक्षा। लैटिन इसका नाम है को वारन। और इसका शाब्दिक अर्थ होता है किस अधिकार से। यह रीट उस व्यक्ति के विरुद्ध लाई जाती है जिसने गलत साक्ष्यों के आधार पर कोई सरकारी पद को ग्रहण किया है। और यह तो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है, कौन सी ऐसी रीट है जो उस व्यक्ति के विरुद्ध लाई जाती है जिसने गलत साक्ष्यों के आधार पर सरकारी पद को ग्रहण किया है। तो आपको ध्यान रखना है अधिकार परीक्षा। और अगर लैटिन नाम दिया जाता है तो राइट आंसर क्या होगा आपका? को वारन। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? ठीक है। अब दो रीट और है, चौथी है प्रतिषेध। कौन सी है? प्रतिषेध। ठीक है। इसको इंग्लिश में आप कहते हैं प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन। प्रतिषेध का मतलब क्या होता है? रोकना। और प्रोहिबिशन का मतलब रोकना। मैं एक और रीट बता देता हूं फिर साथ में आपको समझाऊंगा। पांचवी जो रीट है इसका नाम है उत्प्रेषणा। क्या है बेटा? उत्प्रेषणा। लैटिन इसका नाम है सर्सियोरी। क्या है बेटा? सर्सियोरी। ये जो दोनों रीट है ये न्यायालयों के आपसी मामलों से संबंधित है। किससे संबंधित है? न्यायालयों के आपसी मामलों से संबंधित। मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर ऐसा कोई मामला है जो निचली अदालतों के न्यायिक क्षेत्र से बाहर है, यानी कि ऐसा कोई मामला जो हाई कोर्ट में चल रहा है और वो उसके न्यायिक क्षेत्र से बाहर है, तो सुप्रीम कोर्ट प्रतिषेध रीट जारी करता है और कहता है कि इस मामले पर क्या लगा दी जाए? रोक लगा दी जाए। क्या लगा दी जाए? रोक। या फिर वो रीट जारी करता है उत्प्रेषणा। उत्प्रेषणा का मतलब है कार्यवाही को ऊपर ले आओ। तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को कहता है कि यह मामला आपके न्यायिक क्षेत्र से बाहर है, इस मामले को कहां लाया जाए? ऊपर लाया जाए। तो मेरी बात समझ में आ गई? आपको प्रश्न पूछ सकते हैं कौन कौन सी रीट न्यायालयों के मामलों से संबंधित है। तो एक तो है प्रतिषेध, एक है उत्प्रेषणा। प्रतिषेध का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है कार्यवाही को रोकना। कार्यवाही को रोकना। और उत्प्रेषणा का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है कार्यवाही को ऊपर ले आओ। आगे मेरी बात समझ में? कर लेंगे यहां तक? चलिए एक बार आप ये सारी चीजें नोट डाउन करिए, फिर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट प्रश्न और बताता हूं जो कि अच्छा प्रश्न बनता है पेपर में, उसकी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप हेडिंग एग्जाम में लिखा हुआ आ सकता है कथन 1।
कि रीट के क्षेत्र में सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा व्यापक हाई कोर्ट है। व्यापक का मतलब बड़ा है। दूसरा कथन लिखा हुआ आ सकता है कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा रीट जारी कर सकता है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना, दोनों ही कथन सही है। अब आप कहेंगे कि सर ऐसा कैसे हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट तो हाई कोर्ट से बड़ा है, तो रीट के क्षेत्र में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से कैसे बड़ा हो सकता है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि ये जो 5 रीट अपन ने पढ़ी है, ये 5 रीट हाई कोर्ट भी जारी कर सकता है, पर सुप्रीम कोर्ट केवल ये 5 प्रकार की ही रीट जारी करता है, जबकि हाई कोर्ट अन्य मामलों में भी रीट जारी कर सकता है। इसीलिए रीट के क्षेत्र में सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा व्यापक कौन है, हाई कोर्ट। मेरी बात आपको समझ में आ गई? तो नीचे एक नोट लगा के लिख लीजिए। आप नीचे एक नोट लगा के लिख लीजिए, रीट के क्षेत्र में सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा व्यापक कोर्ट है। तीनों एक साथ लिख लेंगे। अनुच्छेद 33 में लिखा हुआ है कि जो भी ऐसे बात करते हैं तो संसद के पास यह शक्ति है कि वो सेना, अर्धसैनिक बलों, खुफिया एजेंसियों, पुलिस आदि से संबंधित लोगों के मौलिक अधिकारों में कमी कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि जो भी जैसे कि डिफेंस की नौकरी में है, जैसे कि सेना में है ना, अर्धसैनिक बलों में है, बीएसएफ में है, पुलिस में है, उनमें जो लोग हैं, संसद के पास ये पावर है कि वो उनके मौलिक अधिकारों में क्या कमी कर सकती है, कमी कर सकती है। मेरी बात समझ में आ गई आपको? यानी कि अगर इनसे रिलेटेड कोई भी लोग हैं तो वो नहीं कह सकते हैं कि सर हमें क्यों नहीं मौलिक अधिकार प्रदान किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर पहले ही साफ शब्दों में लिख दिया गया है कि इनसे संबंधित लोगों के मौलिक अधिकारों में कमी की जा सकती है। मेरी बात समझ में आ गई आपको? चलो अब बात करते हैं आर्टिकल 34 में क्या लिखा हुआ है। तो आर्टिकल 34 में लिखा हुआ है मार्शल लॉ। क्या लिखा हुआ है? मार्शल लॉ। मार्शल लॉ का मतलब क्या होता है? मार्शल लॉ का मतलब होता है सेना का शासन। तो 34 में यह लिखा गया है, संसद के पास यह शक्ति है कि वो भारत के किसी भी क्षेत्र में जहां पर मार्शल लॉ लगा है, यानी कि सेना का शासन अगर लगा दिया गया है, तो वहां पर निवास करने वाले लोगों के मौलिक अधिकारों में क्या कर सकती है, कमी कर सकती है। अब आप मुझसे एक प्रश्न पूछ सकते हैं कि सर मार्शल लॉ होता क्या है? तो देखिए, दो चीजें पढ़ते हैं आप। एक तो नेशनल इमरजेंसी पढ़ते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल पढ़ते हैं। उसमें क्या होता है, पूरे देश की शासन व्यवस्था केंद्र सरकार के हाथों में आ जाती है। और अगर हम बात करते हैं मार्शल लॉ की, तो अगर किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लगाया जाता है तो उस क्षेत्र की कानून व्यवस्था किसके हाथ में आ जाती है? सेना। पर एक बड़ा डिफरेंस होता है राष्ट्रीय आपातकाल और मार्शल लॉ में, वो ये होता है कि अगर मार्शल लॉ लगा दिया जाता है तो सेना के पास में इतना पावर होता है कि वो पुराने कानून को परिवर्तित करके नया कानून लागू कर सकती है, जबकि राष्ट्रीय आपातकाल में ऐसा नहीं होता है। राष्ट्रीय आपातकाल में केवल शासन केंद्र सरकार के हाथों में आ जाता है, कानून में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो क्लियर हो गया पूरा कंसेप्ट? तो 33 में तो ये लिखा है कि अगर सेना, अर्धसैनिक बल, खुफिया एजेंसियों से रिलेटेड अगर कोई लोग हैं तो संसद के पास ये शक्ति है कि वो उनके मौलिक अधिकारों में कमी कर सकते हैं। और 34 में लिखा है कि अगर भारत के किसी क्षेत्र में सेना का शासन लगा दिया जाता है तो संसद के पास ये शक्ति है कि वहां पर निवास करने वाले लोगों के मौलिक अधिकारों में कमी की जा सकती है। कर लेंगे दोस्त। अब लास्ट आर्टिकल बात कर लेते हैं 35। इसमें यह लिखा है कि मौलिक अधिकारों के संदर्भ में कानून बनाने की शक्ति केवल संसद के पास है, राज्य विधानमंडल के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है। तो ये तो आपका डायरेक्ट प्रश्न बनेगा, मौलिक अधिकारों के संदर्भ में कानून कौन बना सकता है? पहला ऑप्शन संसद, दूसरा ऑप्शन राज्य विधानमंडल, ऑप्शन सी संसद एवं राज्य विधानमंडल दोनों, ऑप्शन डी
उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ज्यादातर बच्चा चांस लेगा सी ऑप्शन में, और सी करते ही आपका उत्तर क्या हो जाएगा, गलत। यहाँ पर आपका सही जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए। मेरी बात आपको समझ में आ गई? तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि मौलिक अधिकारों के संदर्भ में कानून बनाने की शक्ति केवल किसके पास है, संसद। इसी के साथ में हमारा फंडामेंटल राइट्स का टॉपिक आज यहीं पर समाप्त होता है। क्लियर? तो इससे आगे वाले जो आयाम है वो हम अगली क्लासों में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।